बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुरंत हम लोग आज एक बड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। और टॉपिक का नाम है कार्नोट इंजन। तो ये जो कार्नोट इंजन है, ये हम लोगों ने एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा है। और उस साइंटिस्ट का नाम था सादिक कार्नोट। 1824 में उसने ये इस इंजन का आइडिया दिया था। तो पहली बात याद रख ले कि ये जो कार्नोट इंजन है, ये एक थियोरेटिकल इंजन है। ये कोई प्रैक्टिकल इंजन नहीं है। मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आसपास मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल इंजन है। तो आ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कहता है, अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन एन आइडियल रिवर्सिबल साइकिल बिटवीन हीट सोर्स एंड हीट सिंक वुड बी द मोस्ट एफिशिएंट इंजन। तो अब स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि हीट इंजन, और हीट इंजन की एफिशिएंसी के लिए एक फार्मूला निकाला था। तो वो फार्मूला क्या था? हम लोगों ने कहा था कि ईटा इज इक्वल टू 1 - T2 अपॉन, सॉरी, 1 - Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम लोगों ने हीट इंजन के एफिशिएंसी के लिए एक फार्मूला निकाला था। अब याद रख ले कि ये जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की, ये हमेशा 100% से कम होती है। ये हमेशा 100% से कम होती है। हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती। ये पाबंदी हम लोगों पे लगाई है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। क्या आप एक ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जिसकी इफिशियंसी 100% हो। तो देखे, इफिशियंसी 100% हो, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक इम्पॉसिबल है। ये क्या है? इम्पॉसिबल है। मतलब लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट, जो हम लोगों ने उसको पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वो कहता है कि आप एक ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जिसकी इफिशियंसी 100% हो। तो अभी यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि चले ठीक है, हम लोग 100% इफिशियंट हीट इंजन तो नहीं बना सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इफिशियंट हीट इंजन हम लोग किस तरह बनाएंगे जिसकी इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा हो। 100 भले ना हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब वो मोस्ट इफिशियंट हीट इंजन हो। तो याद रख लीजिए, ये जो मोस्ट इफिशियंट हीट इंजन का आइडिया है वो है कार्नोट। तो कार्नोट इंजन एक ऐसा हीट इंजन है जिसकी इफिशियंसी बजाते खुद 100% नहीं है, लेकिन इसकी इफिशियंसी जो है किसी भी हीट इंजन से ज्यादा है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। कार्नोट इंजन एक ऐसा हीट इंजन है जिसकी इफिशियंसी बजाते खुद 100% नहीं है, लेकिन ये किसी भी हीट इंजन से ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन है। इस इंजन की इफिशियंसी जो है किसी भी हीट इंजन से ज्यादा होगी। और इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हीट इंजन जो है, कार्नोट इंजन जो है, इसको लोग बनाते क्यों है, तो उसकी वजह पे आ जाते हैं। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे देख लें, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आइडियल रिवर्सेबल साइकिल। सही। तो हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्सेबल साइकिल, लेकिन याद रख ले, रिवर्सेबल साइकिल जो है वो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक आइडियल रिवर्सेबल साइकिल की वर्ड आ रहा है, और ये एक बड़ी रुकावट है इस कार्नोट इंजन को प्रैक्टिकली बनाने में। कुछ और भी वजूहत है, उस पे आते हैं। तो आ जाते हैं इधर इधर देखिए, कार्नोट इंजन में हम लोग अज्यूम करते हैं, कार्नोट इंजन में हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक पिस्टन है जो कि मूवेबल है। तो देखिए, ये सिलेंडर सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, लेकिन इसके ऊपर क्या है? मूवेबल पिस्टन है। ये पिस्टन जो है इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो एक आइडियल गैस है। वो क्या है? आइडियल गैस है। और याद रखिए, जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है ऊपर नीचे,
इसके और जो सिलेंडर है उसके वाल के दरम्यान में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। सही। तो अभी देख ले आ जाते हैं कि कार्नोट इंजन काम किस तरह करता है। लेकिन आप लोगों ने ये कुछ उसके जो अजम्पशंस है याद रखने हैं। एक तो ये कि आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरी बात है कि इसके अंदर हम लोगों ने जो गैस इस्तेमाल किया है सिलेंडर के अंदर, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो आइडियल गैस है। और पिस्टन्स और जो सिलेंडर है उसके दरम्यान में, उनके वाल्स के दरम्यान में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अभी याद रख ले कार्नाट जो इंजन है उसके एक साइकिल को हम लोग कहते हैं कार्नाट साइकिल। और उस साइकिल के फिर 4 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स है। तो आ जाते हैं उन स्टेप्स को देखते हैं। तो उसके लिए एक मैंने इमेज डाउनलोड किया है नेट से, उसको मैं ले आता हूँ। सही। तो अभी देख ले यहाँ पर इस इमेज को, यहाँ पे एक सिलेंडर है और उसके साथ एक पिस्टन अटैच है। पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। और इस सिलेंडर के अंदर मैंने आइडियल गैस भरी हुई है। तो अभी जो कार्नाट साइकिल उसके 4 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जो पहला स्टेप होता है उसको क्या कहते हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं, ये ए पॉइंट है, ए से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो सिलेंडर है उसको हम लोग हीट रिजर्वायर पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? हीट रिजर्वायर पे रखेंगे। और इस पिस्टन को अलाउ करेंगे कि पिस्टन ऊपर चला जाए। तो पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो वर्क करेगा। पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो उसके जरिए हम लोग किसी व्हील को घुमा सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग वर्क हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए इस दौरान हम लोगों ने जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना है। और दूसरी बात याद रखिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ताकि हम लोग चाहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो इसलिए इस प्रोसेस को बहुत स्लो हम लोग वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो पहले स्टेप्स में क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है। तो सिलेंडर को हम लोगों ने हीट रिजर्वायर के ऊपर रख दिया, यहाँ से हीट एनर्जी सप्लाई होगी। हीट एनर्जी सप्लाई होगी और ये पिस्टन ऊपर जाएगा। प्रेशर जो है चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे पीवी डायग्राम देख ले, तो देखिए ये पे यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या है? प्रेशर है। तो अभी याद रख ली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ए से बी तक। ए से लेकर बी तक क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो इसमें याद रख ले कि प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हो गया और ये सिलेंडर जो है ऊपर चला गया, पिस्टन ऊपर चला गया। थोड़ा सा वर्क किया सिस्टम ने। अब याद रख ले हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि इस सिलेंडर को उठाकर इसके बेस को नॉन कंडक्टिंग बना देंगे। ये जो सिलेंडर है उसके बेस को क्या कर देंगे? नॉन कंडक्टिंग बना देंगे। पहले इसका बेस कंडक्टिंग था, अभी इसको नॉन कंडक्टिंग बना। अब याद रख ले कि इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर की वजह से गैस वर्क कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने चूंकि इसके बेस को नॉन कंडक्टिंग बना दिया, तो ये जो पिस्टन है ये इस गैस की प्रेशर की वजह से ऊपर जाएगा और वर्क करेगा। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग हीट एनर्जी नहीं देंगे सिस्टम को, तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। और यहाँ पे चूंकि गैस एक्सपेंड हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो देखिए कार्नाट इंजन का जो दूसरा स्टेप है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इसमें गैस एक्सपेंड होगा, लाजिमी बात है टेम्परेचर भी चेंज होगा और प्रेशर जो है ड्रॉप हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पिस्टन जो है मजीद ऊपर जा रहा है।
पिस्टन क्या होगा, मजीद ऊपर जाएगा। तो अभी देख ले, इसको हम लोगों ने इस पीवी डायग्राम में कहाँ से किन दो पॉइंट्स के दरम्यान में रिप्रेजेंट किया है, वो दो पॉइंट्स है बी और सी। तो देखिए बी से लेकर सी तक ये जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। ये क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो ये दूसरा स्टेप भी हो गया इसका। अभी अदर क्लेस के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो बेस है जिसको हम लोगों ने नॉन कंडक्टिंग बनाया था, इसको दोबारा कंडक्टिंग बना देंगे। इसके बेस को दोबारा क्या बना देंगे, कंडक्टिंग बना देंगे। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पिस्टन को ऊपर से प्रेस करेंगे। ये पिस्टन को प्रेस करेंगे और हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये स्टेप जो है ये आइसोथर्मल हो। क्या हो, आइसोथर्मल हो। तो चूंकि पिस्टन नीचे आ रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इसका तीसरा स्टेप हो गया, और इसको हम लोग कहेंगे आइसो थर्मल कंप्रेशन। क्या कहेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो देखिए इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा। और वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए इसको ग्राफ पे मैंने कहा किन दो पॉइंट्स के दरम्यान में जाहिर किया है, सी और डी के दरम्यान में जाहिर किया है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है वो ये है, सी से लेकर डी तक। तो ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। अभी आखिर में हम लोग क्या करेंगे दोबारा, इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि इसके बेस को दोबारा कंडक्टिंग बना देंगे। इसके बेस को क्या कर देंगे, कंडक्टिंग बना देंगे। और इस पिस्टन को मजीद प्रेस करेंगे। इस पिस्टन को क्या करेंगे, मजीद प्रेस करेंगे। तो जब आप लोगों ने इसका बेस कंडक्टिंग बना दिया तो हीट तो बाहर जा नहीं सकती। तो इसका मतलब है ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ। लेकिन चूंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्या कहेंगे, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो ये लास्ट इसका स्टेप था जिसमें वो हो गया, गैस कंप्रेस हो गया। और याद रखिए ये जो सिलेंडर है ये वापस इसी हालत में आ जाएगा, वापस इसी हालत में आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कारनाट, एक कारनाट साइकिल कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ये प्रोसेस जो है फिर चलता रहेगा। फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस से चलता रहेगा। लेकिन ये मैंने सिर्फ एक साइकिल को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है और आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। तो याद रख लिए जो लास्ट स्टेप है इसको हम लोगों ने ग्राफ पे कहाँ पेशदार किया है, डी से लेकर ए तक। डी से लेकर ए तक। और दूसरी बात याद रख लिए कि अगर हम लोगों ने मालूम करना हो कि एक साइकिल में कितना वर्क हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पीवी डायग्राम है इसके जो अंडर एरिया है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग ये एरिया कैलकुलेट कर ले, तो हम लोग मालूम कर सकते हैं कि इस कारनाट इंजन ने एक साइकिल में कितना वर्क किया, कितना वर्क किया। अभी आप कहेंगे कि सर ये जो पिस्टन है, सिलेंडर है, ये बात तो समझ में आ रही है, पिस्टन ऊपर जाएगा फिर नीचे कैसे आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। तो देखिए फर्ज करिए ये सिलेंडर है और उसके साथ पिस्टन है। तो फर्ज करें, मैं एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्क केस बता रहा हूँ। अगर ये एक व्हील है, ये क्या है, व्हील है। और इस व्हील के साथ मैंने एक रॉड लगाकर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो अभी देखिए जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये व्हील को भी रोटेट करेगा, इस व्हील को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है इस ये जो सिस्टम जो है या इंजन जो वर्क कर रहा है उसको हम लोग जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग को ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस किस तरह करेगा। तो देखिए जब ये व्हील घूम रहा है तो अगर पहले पिस्टन ऊपर जा रहा है तो व्हील को घुमा रहा है,
लेकिन बाद में ये जो व्हील है ये इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करेगा। अभी आ जाते हैं कि कार्नाट इंजन की इफिशियंसी कितनी। तो देखिए कार्नाट, सॉरी, इफिशियंसी। तो कार्नाट इंजन की इफिशियंसी के लिए एक फार्मूला है, उसकी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। और वो फार्मूला क्या है कि 1 - T2/T1, 1 - T2/T1। और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सही। इसमें याद रख ले कि जो T2 है ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है, और T1 जो है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है। और दूसरी बात याद रख ले कि इसको हम लोग, इसको बाज़ औक़ात कहते हैं सोर्स, और इसको हम लोग कहते हैं सिंक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये T1 और T2 जो है आप लोगों ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल लेना है, केल्विन में लेना है, डिग्री सेंटीग्रेड में इसको नहीं लेना। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है तो आप उसको आसानी से जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसमें 273 ऐड करना है। सही। तो अभी देख लें, यहाँ पर चलते हैं कि कार्नाट इंजन की इफिशियंसी 100% क्यों नहीं है। तो देखिए कार्नाट इंजन की इफिशियंसी भी 100% नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कार्नाट इंजन की इफिशियंसी 100% हो जाए तो आप लोगों ने इस टर्म को जीरो करना है। इसको क्या करना है, जीरो। क्योंकि अगर आप इसको जीरो करेंगे तो 1 - 0 1 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस टर्म को जीरो करने का मतलब ये है कि T2 को क्या कर दें, जीरो कर दें। और जीरो का मतलब 0 केल्विन, और 0 केल्विन जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। सही। तो इसका मतलब है कि इस जो कार्नाट इंजन है उसके सिंक का टेम्परेचर जो है -273 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग जब गाड़ियां चलाते हैं, इंजन चलाते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे चलाते हैं। ठीक है। तो एक तो इम्पॉसिबिलिटी ये हो गई कि T2 जो है 0 केल्विन हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा और भी वो है, मसले हैं इसमें, इस इंजन को बनाने में। इस इंजन को बनाने में एक मसला ये है कि हम लोगों ने ये अज्यूम किया है कि इसके अंदर जो वर्किंग गैस है वो आइडियल गैस है। आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी बात, हम लोगों ने कहा था कि पिस्टन और जो सिलेंडर है उनके वाल के दरमियान में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात कि ये जो है एक आइडियल रिवर्सिबल साइकिल है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि रिवर्सिबल साइकिल जो है वो आइडियल नहीं हो सकते। तो ये भी एक मसला आ गया। और एक मसला ये भी आ गया कि इसका टेम्परेचर जो है सिंक का वो 0 केल्विन होना चाहिए, और ये भी हम लोग नहीं कर सकते। और एक और बात बता देता हूँ कि इसमें दो स्टेप्स जो है वो आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल प्रोसेस एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर आप चाहते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उस प्रोसेस को आप लोगों ने बहुत स्लो मूव करवाना है। तो इसका मतलब ये है कि पिस्टन को अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो जितना आप स्लो मूव करोगे उतना आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो फर्ज कर एक आदमी इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक मूव करता है 1 घंटे में, और एक आदमी सिलेंडर को, पिस्टन को मूव करता है यहाँ से यहाँ तक 10 घंटे में।
तो उस 10 घंटे वाले केस में इस बात का इम्कान है कि टेम्परेचर ज्यादा कांस्टेंट रहे बनिस्बत इस पहले वाले के। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग कार्नट इंजन बना भी ले, उन बाकी मसलों के अलावा ये जो मसला है कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो इस मसले में भी ये होगा कि वो इंजन जो है बहुत स्लो मूव करेगा। क्या करेगा? बहुत स्लो मूव करेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कार्नट इंजन जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सिंपल एक थ्योरेटिकल इंजन है। और ये सादिक कार्नट इसका आइडिया दिया कि भाई अगर हम लोग 100% इफिशिएंट हीट इंजन नहीं बना सकते, तो सवाल ये पैदा होता है कि द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन क्या होगा। तो उसने देखा कि जो मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन होगा वो एक इंजन इस तरह का इंजन होगा जो कि दो सॉरी उसमें रिवर्सिबल साइकिल में अमल करेगा, और उसके ये स्टेप्स होंगे और ये अजम्पशंस होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।